नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय आनुवांशिकी। अभी तक हमने आनुवांशिकी में देखा आनुवांशिकी क्या है। हमने देखा वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन। वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। हमने फिर वंशागत को पढ़ा, वंशागत क्या है, और फिर हमने पढ़ा क्या? वहाँ पे हमने पढ़ा विभिन्नता क्या है। हमने देखा विभिन्नता दो प्रकार की होती है, पहला हेरिटेबल, दूसरा नॉन हेरिटेबल। उसके बाद हमने पढ़ा आनुवांशिकी का इतिहास, और आनुवांशिकी के इतिहास में हमने पढ़ लिया है पाइथागोरस को। पाइथागोरस ने वेपर थ्योरी दिया। पाइथागोरस ने बताया जो मेल होता है वह कुछ पार्टिकल उत्पन्न करता है। पाइथागोरस ने बताया जो मेल होता है वह कुछ पार्टिकल उत्पन्न करता है, और यह पार्टिकल फीमेल के गोनाड में जांग में जाकर क्या होता है? बच्चे का निर्माण करता है। उसके बाद हमने देखा था दूसरे वैज्ञानिक आए थे, जो थे कौन? स्वामरडम। दूसरे वैज्ञानिक आए थे जो थे स्वामरडम। हमने देखा था स्वामरडम ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि जो मेल होता है, मेल के स्पर्म के टिप पर एक बना हुआ मनुष्य होता है, जिसे ह्यूमन कुलस कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया, और उन्होंने बताया कि ये फीमेल बॉडी में जाकर अपने आप को विकसित करता है और इससे बच्चे का जन्म होता है। तो हमने दो सिद्धांत को यहाँ पे पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा है यहाँ पर पाइथागोरस। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने वेपर थ्योरी दिया। इन्होंने वेपर थ्योरी को दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं स्वामरडम। देखिए स्वामरडम ने क्या किया? इन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। हम किसकी? तीसरे वैज्ञानिक मेपर की बात कर रहे थे। तकनीकी खराबी के कारण वीडियो वहीं पे बंद हो गया था, इसलिए हमने पिछला वीडियो जहाँ तक कवर किया है, जहाँ तक पढ़ाई किया है, उसी के आगे हम यहाँ पर पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आज देखेंगे किसके बारे में? तीसरे वैज्ञानिक मेपरचुइस। तो आइए हम देखते हैं मेपरचुइस ने क्या किया। तो तीसरे जो वैज्ञानिक हैं आनुवांशिकी के क्रम में मेपरचुइस कौन है? मेपरचुइस है। अब देखिए इन्होंने जिस सिद्धांत को दिया वो है पार्टिकुलेट थ्योरी। क्या है? पार्टिकुलेट थ्योरी। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह है पार्टिकुलेट थ्योरी है। तो हम इनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ये समझदार वैज्ञानिक थे। कौन? वैज्ञानिक मेपरचुइस। ये समझदार वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कहा कि मेल और फीमेल कुछ पार्टिकल उत्पन्न करते हैं, और ये पार्टिकल फीमेल के जांग में जाकर, गोनाड में जाकर एकत्र होते हैं, या जननों में जाकर एकत्र होते हैं, और वहाँ बच्चे का जन्म होता है। तो इन्होंने बताया कि जो मेल होता है, इन्होंने क्या कहा कि जो मेल होता है और फीमेल होता है वो क्या करते हैं? कुछ पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये दोनों कुछ पार्टिकल को उत्पन्न करते हैं, और यही पार्टिकल कहाँ पर? गोनाड में जाकर इकट्ठा होता है, और इससे बच्चे का जन्म होता है। तो इसे कौन बताया? इसे बताने वाले वैज्ञानिक हैं मेपरचुइस। इन्होंने जो बताया वो लगभग सही बताया, और ये सच के करीब थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह लगभग सही बताया, और ये सच के करीब थे। लेकिन बात यह है कि ये वैज्ञानिक अपने सिद्धांत को कोई एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं दे पाई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने देखा मेपरचुइस के बारे में।
अगले जो वैज्ञानिक आते हैं इसी क्रम में, अगले जो वैज्ञानिक आएंगे इसी क्रम में उनकी हम बात करते हैं। तो अगले वैज्ञानिक आएंगे आपके कौन, सी.एफ. वोल्फ। देखिए कौन आएगा, चौथे नंबर पे आएंगे कैफ अथवा सी.एफ. वोल्फ, सी.एफ. वोल्फ। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे एपिजीनेसिस, एपिजीनेसिस, जीनेसिस सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिजीनेसिस सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत कहते हैं, एपिजीनेसिस सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए इन्होंने वास्तव में क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो मेल होता है उसके स्पर्म के टिप पर, जो मेल होता है उसके स्पर्म के टिप पर एक बना हुआ अपरिपक्व मनुष्य होता है या मनुष्य का भ्रूण होता है। इन्होंने बताया कि जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का क्या होगा, स्पर्म होता है, उसके टिप पर, मतलब ये स्पर्म मानते हैं, इसे टिप पर एक बना हुआ अपरिपक्व मनुष्य होता है, मनुष्य का भ्रूण होता है, और ये फीमेल बॉडी में जाकर अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को विकसित करता है। तो इस धारणा को क्या कहते हैं, एपिजीनेसिस का सिद्धांत कहते हैं। तो हमने देखा कि चौथे नंबर पर एक वैज्ञानिक आए जो थे सी.एफ. वोल्फ अथवा कैफ वोल्फ। उन्होंने कहा कि जो मेल होता है उसके स्पर्म के टिप पर एक बना हुआ क्या होता है, अपरिपक्व मनुष्य होता है या भ्रूण होता है, और ये फीमेल बॉडी में जाकर अपने आप को विकसित करता है और इससे बच्चे का जन्म होता है। तो इसे कौन बताया, सी.एफ. वोल्फ ने बताया। अब हम अगले वैज्ञानिक देखेंगे कि इस क्रम में अगले कौन वैज्ञानिक आते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, उसके बाद हम देखेंगे अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके डार्विन। कौन है, डार्विन। तो आइए हम डार्विन को भी देखते हैं। इन्होंने पेनजीनेसिस सिद्धांत को दिया, पेनजीनेसिस थ्योरी, क्या दिया, थ्योरी। तो देखिए पेनजीनेसिस थ्योरी क्या है, तो आप कहेंगे हम इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, और डार्विन ने जिस सिद्धांत को दिया उसे हम क्या कहते हैं, पेनजीनेसिस थ्योरी, पेनजीनेसिस सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो मनुष्य होता है, इन्होंने बताया, डार्विन ने बताया कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का प्रत्येक शरीर का प्रत्येक भाग, हाथ हो गए, पैर हो गए, मतलब शरीर के प्रत्येक भाग से क्या होता है, कुछ ना कुछ वेपर मतलब पार्टिकल उत्पन्न होते हैं। तो वास्तव में इन्होंने कहा, डार्विन ने बताया कि मनुष्य के शरीर के प्रत्येक बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ पार्टिकल उत्पन्न होता है, और यही पार्टिकल गोनाड में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से बच्चे का जन्म होता है। तो इन्होंने कहा, मेन पॉइंट जो समझना है आपको, आप कहेंगे कि जो मेल होता है या जो मनुष्य होता है, मनुष्य के प्रत्येक शरीर के भाग से कुछ ना कुछ पार्टिकल उत्पन्न होते हैं, और यही पार्टिकल गोनाड में जाकर इकट्ठा होते हैं, इससे से बच्चे का जन्म होता है। तो कौन कहा, इसे बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये है डार्विन। और इस धारणा को क्या कहा गया, पेनजीनेसिस सिद्धांत कहा गया। इस धारणा को पेनजीनेसिस सिद्धांत कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो आप कहेंगे इन्हें हम संक्षेप में कहते हैं ए.वी. ल्यूवेनहॉक। तो हम कहेंगे इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो आपने देखा कि ये क्या बताए। अब आप देखिए इनके बारे में हम पूरा विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज की, और ये बात है आपकी 1776 की बात है। उस समय ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, अपने खुद सूक्ष्मदर्शी बनाई, अपने लिए खुद सूक्ष्मदर्शी को बनाया, और उसमें उन्होंने क्या किया, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी को बना लिया तो उससे जीवाणु की खोज कर दिया, उसी से आरबीसी की खोज कर दिया, उसी से ओवम की खोज कर दिया। तो देखिए
इन्होंने किसकी खोज किया? इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया, बैक्टीरिया की खोज किया, और स्पर्म की खोज किया, स्पर्म की खोज किया। उसके बाद ओवम की खोज किया, ओवम की खोज किया, ओवम की खोज किया। और उसके बाद इन्होंने किसकी खोज किया? आरबीसी की खोज किया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। तो हम कहेंगे, देख रहे हैं 6वें नंबर पर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो देखिए, आप कहेंगे कि ये एक महान वैज्ञानिक हैं जो अपने द्वारा स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी पर या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण खोजों को डिस्कस किया या खोजा। उसमें से है, इन्होंने जीवाणु को खोजा और स्पर्म को खोजा, ओवम को खोजा, साथ ही साथ आरबीसी कोशिका की भी खोज इन्होंने किया। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवियों की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। तो हमने इतना समझा। उसके बाद अब हम समझेंगे कि ये क्या सिद्धांत दिए, क्या धारणा दिए। इन्होंने कहा कि जो स्पर्म होता है और ओवम होता है, इन्होंने बताया कि जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का ओवम होता है, वे आपस में मिलते हैं और एक द्विगुणित क्या बनाते हैं? और एक द्विगुणित कोशिका जाइगोट को बना लेते हैं। इन्होंने कहा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बताया कि जो मेल का क्या होगा? स्पर्म होगा और फीमेल का ओवम होगा, ये आपस में मिलेंगे और इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित क्या बनेगा? एक कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं, और इसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। तो ये कौन बताए? ये बताने वाले वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसके बाद किसका नंबर है या कौन से वैज्ञानिक आएंगे। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं वे हैं आपके कार्ल र्यूटर। कौन है? ये 7वें नंबर पर है, कार्ल र्यूटर। अब देखिए, आप कहेंगे ये इतने महान वैज्ञानिक हैं या थे, ये इतने महान वैज्ञानिक थे कि इन्होंने मेंडल की तरह ही प्रयोग किया, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण मेंडल पास हो गए और ये फेल हो गए। तो आइए हम देखते हैं कार्ल र्यूटर के बारे में। ये है कार्ल र्यूटर। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो किस पर किया? गलत प्रयोगात्मक पदार्थ अर्थात तंबाकू के पौधे पर। तो इनका जो प्रयोगात्मक पदार्थ था वो था तंबाकू का पौधा। तो देखिए, पहली गलती इन्होंने लिया कि इन्होंने गलत प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया। हम बात कर रहे हैं कार्ल र्यूटर की। तो उनकी पहली कमी क्या है? उनकी पहली कमी है कि इन्होंने गलत प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया, जो क्या था? जो था तंबाकू का पौधा। अब दूसरी गलती देखते हैं। दूसरी गलती में हम कहेंगे यहाँ पर, ये पहली गलती। दूसरी गलती में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब अपना प्रयोग किया, अर्थात ये जब अपना प्रयोग कर रहे थे तो एक साथ में जब एक बार अपना प्रयोग कर रहे थे तो एक बार में एक से अधिक जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग कर रहे थे। जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया। तो देखिए, हम मानते हैं कि हमारी लिखावट उतनी ठीक नहीं है, हम यह भी मानते हैं कि हमारी लिखावट उतना सही नहीं है, लेकिन जो हमने लिखा उसे हम पढ़ के सुना देंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप कहेंगे कि इनकी असफलता का कारण क्या है कार्ल र्यूटर की? तो पहली कारण ये है कि इन्होंने गलत प्रयोगात्मक पदार्थ का चयन किया, जो था तंबाकू का पौधा। दूसरी गलती क्या है कि इन्होंने एक बार में एक से अधिक जोड़ी लक्षणों को लेकर अपना प्रयोग किया, इसलिए वे फेल हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जब अपना प्रयोग किस पर किया? तंबाकू के पौधे पर किया। तब इन्होंने जो अपना प्रयोग किया और जो प्रयोग में चयनात्मक लक्षण को लिया, और अपने प्रयोग में इन्होंने
जो चयनात्मक लक्षण को लिया उसमें क्या थे, मिश्रित लक्षण थे। कैसे थे, मिश्रित लक्षण थे। तो हम कहेंगे कार्ल ल्यूटर ने जब प्रयोग किया तो उसमें अपने प्रयोग में क्या किया, मिश्रित लक्षणों को स्थान दिया, मिश्रित लक्षणों को लेकर अपना प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कार्ल ल्यूटर अपना प्रयोग तंबाकू के पौधे पर किया जो त्रुटिपूर्ण हुआ। दूसरा है, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या कमी की कि अपने प्रयोग में एक से अधिक जोड़ी लक्षणों को लेकर अपना प्रयोग किया। तीसरा हम कहेंगे कि उन्होंने अपने प्रयोग में मिश्रित लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, तो ये इसकी कमी है। अब अगले वैज्ञानिक कौन है, आइए हम उनके बारे में देख लेते हैं। अगले वैज्ञानिक है हमारे कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए हम बात करेंगे 8वें नंबर पर, कौन है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो किताबों में क्या किया गया है कि बताया गया है अनुवांशिकी पाठ में कि वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। उसके बाद वंशागत को बताते हैं और विभिन्नता को बताते हैं, उसके बाद सीधे मेंडल की बात करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन हमको जो भी चीज़ पढ़ना है वो क्लियरली होनी चाहिए, इसलिए हमने अभी तक अनुवांशिकी के इतिहास को देखा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं, मेंडल कौन है, कैसे प्रयोग किया और ये सफल कैसे हुए। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए मेंडल आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं और इनका जन्म देखिए, इन्होंने आप कह सकते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये किसके जनक हैं, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक या अनुवांशिकी के जनक हैं। लेकिन अब उन प्रश्नों में विविधता हो गई है। कभी कभी आपसे यदि प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आंसर होगा टी.एच. मॉर्गन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजिंग प्रश्न है। प्रश्न ये आता है अनुवांशिकी के जनक हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर प्रश्न आता है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं, तो टी.एच. मॉर्गन, ये है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। तो आइए हम ग्रेगर जॉन मेंडल को विस्तार से देखते हैं। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, कहाँ पर, पहले देखिए 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलीसिया नामक गांव में हुआ। सिलीसिया नामक गांव में हुआ। और ये सिलीसिया इस समय कहाँ पर है, ये इस समय है ब्रून में। कहाँ पे है, ब्रून में है। तो आप कह सकते हैं कि मेंडल का जन्म 18 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलीसिया नामक गांव में हुआ, जो क्या है, ब्रून में स्थित है। देखिए अब प्रश्न आता है मेंडल क्या है, मेंडल ऑस्ट्रियन पादरी हैं। क्या है, मेंडल ऑस्ट्रियन पादरी हैं। तो मतलब आप ये कहेंगे मेंडल क्या है, ऑस्ट्रियन पादरी हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट को क्लियर किया कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलीसिया नामक गांव में हुआ, जो ब्रून के कस्बे में आता है। उसके बाद हमने देखा कि ये ऑस्ट्रियन पादरी हैं। यहाँ तक हमने समझा। अब आगे देखिए, आप कहेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रेगर जॉन मेंडल की
प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? घर पर हुई। और इन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उसके बाद ये पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? इसके बाद ये 1851 में, ध्यान दीजिएगा, 1851 में ये वियना चली गई। जब वहाँ गए तो वहाँ पर इन्होंने गणित की और प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन किया। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद ऑस्ट्रिया देश, ये वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया देश में, जो इस समय चेक रिपब्लिक में आ गया है। ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, जो इस समय विभाजन के कारण ये आ गया है चेक रिपब्लिक। तो आप कहेंगे मेंडल 1851 में वियना चले गए और इन्होंने क्या किया? वहाँ पर जाने के बाद गणित और प्राकृतिक इतिहास का गहन अध्ययन किया। और इन्होंने ऑस्ट्रिया जो इस समय चेक रिपब्लिक में आता है, जो इस समय विभाजन के कारण चेक रिपब्लिक में आता है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया? जैसे अपने हिंदू धर्म में क्या होता है? मंदिर होती है, वैसे वहाँ पे ईसाई धर्म में या पादरी धर्म में क्या होती थी? मंदिर होती थी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे उनकी भाषा में चर्च कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? चर्च। जैसे अपने यहाँ मंदिर होती है, वैसे ईसाइयों में, पादरियों में जो मंदिर होती है उसे चर्च कहते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, जब ग्रेगर जॉन मेंडल चर्च में पहुँचे तो चर्च के मालिक ने इन्हें 3 काम सौंपा। जब ग्रेगर जॉन मेंडल चर्च में पहुँचे तब चर्च के मालिक ने इन्हें 3 काम सौंपा। पहला, इन्हें कहा कि अपना खुद पठन पाठन करें, मतलब पठन पाठन ये दिया गया। तो पहला काम इनको दिया गया जब ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रियन के चेक रिपब्लिक चर्च में पहुँचे, चर्च मतलब मंदिर में पहुँचे, तो मंदिर के मालिक ने इन्हें 3 काम दिया। पहला, पठन पाठन की वे अपने लिए खुद के लिए पढ़ाई कर सकें। दूसरा, शिष्यों को पढ़ाना। और तीसरा काम दिया गया सब्जियां उगाना। तो तीसरा काम दिया गया इनको सब्जियां उगाना। तो देखिए मेंडल को 3 काम मिले, पहला पठन पाठन, दूसरा शिष्यों को पढ़ाना और तीसरा सब्जियां उगाना। मेंडल को जब सब्जियां उगाने का काम दिया गया तो इसमें उनको इंटरेस्ट था। तो उसमें इंटरेस्ट था। जो चर्च के आरी बगल जो जमीन होती थी उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल को सब्जियां उगाना था। तो सब्जियों में उनसे कहा गया मटर, टमाटर, आलू, मतलब इन सभी मौसमी सब्जियों को उगा सकते हैं। और जो चर्च में पादरी हैं, इन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मेंडल ने क्या किया? सब्जियां उगाना आरंभ किया। अब उन्होंने क्या किया? मेंडल को सब्जियों को उगाने में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपने काम को मन लगाकर किया। और उन्होंने अपना प्रयोग, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग कब किया? 1856 में आरंभ किया। बात आती है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर, या बगीचा मटर आप कहेंगे, मटर या गार्डन पी। तो आप कहेंगे इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटिवम। तो देखिए मेंडल ने जिस पर अपना प्रयोग किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग जिस पौधे पर किया वह था बगीचा मटर। क्या था? बगीचा मटर, पाइसम सेटिवम, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद कहेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग 7 वर्षों तक लगातार किया। 1856 से लेकर 1863 तक। तो मेंडल ने अपना प्रयोग 7 वर्षों तक लगातार किया, 1856 से लेकर 1863 तक किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने पत्रिका को इकट्ठा किया, मतलब प्रयोग के परिणाम स्वरूप, प्रयोग करने के बाद
जो इनको परिणाम मिले थे उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उसे एक पत्रिका में लिखा। तो देखिए इन्होंने इस पत्रिका का नाम दिया, या जिसको मतलब प्रयोग किए थे उस पत्रिका का टाइटल क्या था? पौधों पर संकरण, ये इनका टाइटल था। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इनका क्या था? टाइटल था। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। हम जानते हैं मटर के पौधे पर इन्होंने कुल 7 जोड़ी लक्षण को चयनित किया। मटर के पौधे पर इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को चयनित किया और इसके लिए उन्होंने अलग अलग देश में रहने वाले अपने अलग अलग साथियों को सूचित किया। इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अलग अलग मतलब अपने साथियों को, दोस्तों को अलग अलग देश में जो रहते थे उनको सूचित किया और कहा कि आपके यहाँ जो मटर की वैरायटी उपलब्ध हो उसे हमारे पास भेजिए। इस प्रकार मेंडल ने कुल 34 किस्मों का चयन किया या प्राप्त किया। इस प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल ने 34 प्रकार की किस्मों को क्या किया? प्रोक्यूर मतलब प्राप्त किया, जिसमें से उन्होंने किस्मों को, ये क्या है? किस्मों को चयन किया, जिसमें से उन्होंने किस पर? 14 किस्मों पर अपना प्रयोग किया और जिस पर हमने देखा किस पर प्रयोग किया, कितनी किस्मों पर? 14 किस्मों पर प्रयोग किया और हम आज उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि आनुवंशिकी के मतलब जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके द्वारा जो चयनित लक्षण है मटर के पौधे पर जो चयनित लक्षण है वे लक्षण क्या हैं और उस पर अपने प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे किया था, हम उस पर देखेंगे। तो आज से हमने देखा कि जो आनुवंशिकी का इतिहास है उसमें हमने देखा किसको? मैपरच्यूस वैज्ञानिक को। उसके बाद हमने देखा C.F. वोल्फ को। उसके बाद हमने देखा डार्विन को और फिर हमने देखा क्या? डार्विन के बाद कार्ल र्यूटर को और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक भी आए थे इसी क्रम में। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेगर जॉन मेंडल को और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म कहाँ हुआ था, हमने ये पढ़ा उनका इतिहास क्या था। साथ ही साथ हमने देखा हम इस कहानी में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया और प्रयोग 7 वर्षों तक लगातार किया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ। उस आंकड़ों को, उस रिजल्ट को उन्होंने संग्रहित किया और 1865 में इसे एक पत्रिका में इकट्ठा कर लिया जिसे प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी कहते हैं। देखिए प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी, और इन्होंने इसका मतलब जो पत्रिका बनाया था उसका टाइटल क्या था? पौधों पर संकरण, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये था। और इन्होंने अपने इस परिणाम को 1866 में, ध्यान दीजिएगा 1866 में वैज्ञानिक कमेटी के पास पहुंचा दिया। 1866 में वैज्ञानिक कमेटी के पास पहुंचा दिया। तो आज यहीं तक। अगले भाग में हम देखेंगे कि इनके द्वारा चयनित लक्षण क्या है और उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।